खालिद अजीम साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि हमारे नाजरीन को समझाएं जरा इस केस के हवाले से खालिद अजीम साहब और जुल्फिकार इकबाल साहब कि इसमें कितनी समातें हुई, कितनी बार बेंच बना, बेंच टूटा और फिर आज फाइनली ये फैसला हुआ, किन किन मोड़ पर आकर ये फैसला हुआ, जरा इस पर रोशनी डालिए। खालिद साहब पहले आप कमेंट कीजिएगा। ये सारी तफसील इसकी जो है वो हम देते हैं। बेंच के जहाँ तक टूटने बनने का ताल्लुक है, चूंकि पहला वो जिसका फैसला 1 मार्च को आया था, इब्तदाई तौर पे वो 9 रुकनी बेंच था। उस पर 9 रुकनी बेंच में एक तो कुछ जज साहिबान पे एतराज़ात आए और कुछ 2 जज आफरीदी ने उसके बाद उनको बेंच में शामिल नहीं किया गया और चीफ जस्टिस ने वो 5 रुकनी बेंच बना दिया था, जिसका फैसला जो है वो 3 लोगों की अक्सरियत से आया था। और उसमें अगरचे जो इख्तलाफी नोट है जो कि अक़लियत का ना, उसमें ये बात मेंशन की गई थी कि वो जो 2 जज साहबान हैं उनकी ओपिनियन भी फैसले का हिस्सा है, लेकिन इसको आज अदालत ने क्लैरिफाई कर दिया और उन्होंने उसको नहीं माना। उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर शेड्यूल का ऐलान भी हो गया था। सदर साहब ने 30 अप्रैल की तारीख दे दी, इलेक्शन कमीशन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और उसके मुताबिक एक शेड्यूल जारी कर दिया गया। लेकिन बाद में 22 मार्च को अचानक इलेक्शन कमीशन ने बहुत सा एक तफसील दी कि फलां रुकावटें हैं जिसकी वजह से हम ये इलेक्शन नहीं करवा सकते और ये इलेक्शन 8 अक्टूबर को होंगे। उस चीज़ को चैलेंज किया था पीटीआई ने यहाँ पे, और अगरचे उनकी इस्तलाह जो है उसमें तो बहुत संगीन जो कार्रवाई है उसका मुतालबा किया गया था, लेकिन आज जो फैसला है उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिर्फ इलेक्शन की डेट तक महदूद रही है, लेकिन साथ उन्होंने इंतबाह कर दिया कि अगर इस मामले को जो है वो न माना गया और इसमें रुकावटें खड़ी की गई तो फिर जो रुकावटें खड़ी करने वाले हैं उनको कानून का सामना करना पड़ेगा। 2 बड़ी चीज़ें जो कि थी, एक तो वहाँ पे जो मालियात का मामला था उसके बारे में भी इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हमें फंड्स नहीं मिल रहे, तो वो हिदायत कर दी गई है कि 21 अरब रुपए की रकम जो है वो 10 अप्रैल तक उसको मुहैया कर दी जाए। और उसके साथ साथ जो सिक्योरिटी के मसाइल थे उसमें पंजाब हुकूमत को हिदायत की गई है कि 10 अप्रैल को एक जामे प्लान जो है वो देश सिक्योरिटी का को किस तरह से इसको मैनेज करेगी। और इसके साथ साथ विफाकी हुकूमत जो है उसको भी हुक्म दिया गया कि वो आइन के आर्टिकल 243 के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए जो है वो सिक्योरिटी में जो मुआवनत चाहिए वो प्रोवाइड करे। और उसके लिए उन्होंने 14 अप्रैल की डेट दी है और ये कहा है कि ये यहाँ पे उसका प्लान जो है वो जमा करवाया जाए, इलेक्शन कमीशन को भी दिया जाए और हमें हमारे पास भी जमा करवाया जाए। ये सारी तफसील जो है ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है। दरमियान में मैं इतना बताना भूल गया कि ये बेंच इब्तदा में 5 रुकनी था, लेकिन इसमें चूंकि जस्टिस काजी फायद ईसा साहब का एक नोट सामने आया था जो आज खुद केसेस को रोक देने के बारे में था, या जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के केसेस हैं उनको यहाँ पे रोक देने के था, और वो चूंकि उसके सेक्रेटरी थे जस्टिस अमीनुद्दीन खान, लिहाजा उन्होंने खुद को अलग कर लिया बेंच से। जबकि जस्टिस मंदू खेल साहब जो है उनको शिकवा ये था कि जो भी आर्डर्स लिखे जा रहे हैं उसमें उनके साथ मुशावरत नहीं की गई, लिहाजा उन्होंने खुद को अलग कर लिया। अलबत्ता जो आज अभी फैसला आया है उसकी तफसीलात बताने के लिए मेरे साथ मौजूद है जुल्फिकार इकबाल साहब। जुल्फिकार इकबाल जो है वो उनसे हम बात करते हैं। जुल्फिकार जरा बताइएगा कि आज का जो फैसला है उसकी क्या सेहत थी? सर देखिए, जो आपने अभी बात की जस्टिस फाइज साहब के फैसले की, उसको भी डील किया गया इस जजमेंट में, क्योंकि ये नुकता उठाया गया था। उसमें कहना है सुप्रीम कोर्ट का अपने फैसले में कि उन पे जो ऑब्जर्वेशन दी गई हैं उसका इतला किसी भी 184(3) के मुकदमे के ऊपर नहीं होगा। पहले तो खाली सर्कुलर था, अब एक जुडिशल ऑर्डर भी आ गया इस हवाले से। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो 4-3 का इशू उठाया गया था अदालत के सामने वो दरअसल 3-2 का ही फैसला था, और जो इख्तिलाफी नोट के अंदर कहा गया है कि वो 4-3 का ये फैसला है। पुराने जजेस का नोट भी जस्टिस अतर मिनल्ला और याहिया अफरीदी का इसमें शामिल होगा। उसका कहा है कि उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है इस नुकते की इख्तिलाफी नोट के अंदर। साथ ही साथ फैसले के अंदर जो शेड्यूल था इलेक्शन का, जिसके मुताबिक 30 अप्रैल को पोलिंग होनी थी, उस पर जितना अमल हो चुका था, 5 स्टेप्स उसके इंप्लीमेंट हो चुके थे, उनको बरकरार रखा गया है कागजात जमा होने तक। यानी कि वही उम्मीदवार जिन्होंने कागजात जमा कराए थे वही बरकरार रहेंगे। उसी हवाले से आगे उन्होंने कहा कि जहां पर रुका था कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलों के ऊपर, वहीं से मामला कंटिन्यू करेगा और 14 मई को पोलिंग होगी। उससे पहले उसी अंदाज में इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे अप्रैल के अंदर ही, और फिर जो कैंपेन है वो स्टार्ट होगी। इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर था 22 मार्च के, इसको वॉइड एब इनिशियो करार दिया है, यानी कि ये कभी जारी ही नहीं हुआ था, इसकी कोई हैसियत ही नहीं थी पहले दिन से। इसको सिर्फ गैर कानूनी करार दिया, कलअदम नहीं किया, बल्कि रोज़े अव्वल से इसको खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। इसके साथ ही साथ जो
आर्टिकल 243 है उसका हवाला दिया, आर्टिकल 148 का हवाला दिया और कहा कि वफाकी हुकूमत हर तरह से मुआवनत यकीनी बनाए, फंड्स भी जारी करे और सिक्योरिटी पर्सनल भी, चाहे वो फौज के हों, चाहे रेंजर्स के हों, चाहे वो FC के हों या दीगर पैरामिलिट्री फोर्सेज हों, इलेक्शन कमीशन की ज़रूरत के मुताबिक उनकी फरहमी को यकीनी बनाया जाए और वफाकी और सूबाई हुकूमतें हर लिहाज से पाबंद होंगी ताउन करने की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ अंडर आर्टिकल 220 भी और दीगर जो दफात आइन का उनका भी हवाला इस फैसले के अंदर दिया गया सुप्रीम कोर्ट से। बहुत तफसील से आपने बता दिया और मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को ये जो हिदायत की गई 14 दिन डेट आगे करने की, ये चूंकि ये कुछ टाइम ज़ाया हो गया, उसके बाद उनको बेंच में शामिल नहीं किया गया और चीफ जस्टिस ने वो 5 रुकनी बेंच बना दिया था, जिसका फैसला जो है वो 3 लोगों की अक्सरियत से आया था और उसमें अगरचे जो इख्तलाफी नोट है जो कि अक़लियत का ना, उसमें ये बात मेंशन की गई थी कि वो जो 2 जज साहिबान हैं उनकी ओपिनियन भी फैसले का हिस्सा है, लेकिन इसको आज अदालत ने क्लैरिफाई कर दिया और उन्होंने उसको नहीं माना। उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर शेड्यूल का ऐलान भी हो गया था, सदर साहब ने 30 अप्रैल की तारीख दे दी, इलेक्शन कमीशन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और उसके मुताबिक एक शेड्यूल जारी कर दिया गया, लेकिन बाद में 22 मार्च को अचानक इलेक्शन कमीशन ने बहुत सा एक तफसील दी कि फलां रुकावटें हैं जिसकी वजह से हम ये इलेक्शन नहीं करवा सकते और ये इलेक्शन 8 अक्टूबर को होंगे। उस चीज़ को चैलेंज किया था PTI ने यहाँ पे और अगरचे उनकी इस्तलाह जो है उसमें तो बहुत संगीन जो कार्रवाई है उसका मुतालबा किया गया था, लेकिन आज जो फैसला है उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिर्फ इलेक्शन की डेट तक महदूद रही है, लेकिन साथ उन्होंने इंतबाह कर दिया कि अगर इस मामले को जो है वो न माना गया और इसमें रुकावटें खड़ी की गई तो फिर जो रुकावटें खड़ी करने वाले हैं उनको कानून का सामना करना पड़ेगा। 2 बड़ी चीज़ें जो कि थी, एक तो वहाँ पे जो मालियात का मामला था उसके बारे में भी इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हमें फंड्स नहीं मिल रहे, तो वो हिदायत कर दी गई है कि 21 अरब रुपए की रकम जो है वो 10 अप्रैल तक उसको मुहैया कर दी जाए और उसके साथ साथ जो सिक्योरिटी के मसाइल थे उसमें पंजाब हुकूमत को हिदायत की गई है कि 10 अप्रैल को एक जामे प्लान जो है वो दे सिक्योरिटी का को किस तरह से इसको मैनेज करेगी और इसके साथ साथ विफाकी हुकूमत जो है उसको भी ये हुक्म दिया गया है कि वो आइन के आर्टिकल 243 के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए जो है वो सिक्योरिटी में जो मुआवनत चाहिए वो प्रोवाइड करे और उसके लिए उन्होंने 14 अप्रैल की डेट दी है और ये कहा है कि ये यहाँ पे उसका प्लान जो है वो जमा करवाया जाए, इलेक्शन कमीशन को भी दिया जाए और हमारे पास भी जमा करवाया जाए। ये सारी तफसील जो है ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है। दरमियान में मैं इतना बताना भूल गया कि ये बेंच इब्तदा में 5 रुकनी था, लेकिन इसमें चूंकि जस्टिस काजी फायद ईसा साहब का एक नोट सामने आया था जो आज खुद केसेस को रोक देने के बारे में था या जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के केसेस हैं उनको यहाँ पे रोक देने के था और वो चूंकि उसके सेक्रेटरी थे जस्टिस अमीनुद्दीन खान, लिहाजा उन्होंने खुद को अलग कर लिया बेंच से, जबकि जस्टिस मंदू खेल साहब जो है उनको शिकवा ये था कि जो भी आर्डर्स लिखे जा रहे हैं उसमें उनके साथ मुशावरत नहीं की गई, लिहाजा उन्होंने खुद को अलग कर लिया। अलबत्ता जो आज अभी फैसला आया है उसकी तफसीलात बताने के लिए मेरे साथ मौजूद है जुल्करनैन इकबाल साहब। जुल्करनैन इकबाल जो है वो उनसे हम बात करते हैं। जुल्करनैन जरा बताइएगा कि आज का जो फैसला है उसकी क्या सेहत थी? सर देखिए, जो आपने अभी बात की जस्टिस फाइज साहब के फैसले की उसको भी डील किया गया इस जजमेंट में, क्योंकि ये नुकता उठाया गया था। उसमें कहना है सुप्रीम कोर्ट का अपने फैसले में कि उन पे जो ऑब्जर्वेशन दी गई हैं उसका इतलाक किसी भी 184(3) के मुकदमे के ऊपर नहीं होगा। पहले तो खाली सर्कुलर था, अब एक जुडिशल ऑर्डर भी आ गया इस हवाले से। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो 4-3 का इशू उठाया गया था अदालत के सामने वो दरअसल 3-2 का ही फैसला था और जो इख्तिलाफी नोट के अंदर कहा गया है कि वो 4-3 का ये फैसला है, पुराने जजेस का नोट भी जस्टिस अतर मिनल और या अफरीदी का इसमें शामिल होगा, उसका कहा है कि उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है इस नुकते की इख्तिलाफी नोट के अंदर। साथ ही साथ फैसले के अंदर जो शेड्यूल था इलेक्शन का जिसके मुताबिक 30 अप्रैल को पोलिंग होनी थी उस पर जितना अमल हो चुका था, 5 स्टेप्स उसके इंप्लीमेंट हो चुके थे, उनको बरकरार रखा गया कागजात जमा होने तक, यानी कि वही उम्मीदवार जिन्होंने कागजात जमा कराए थे वही बरकरार रहेंगे। उसी हवाले से आगे उन्होंने कहा कि जहां पर रुका था कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलों के ऊपर वहीं से मामला कंटिन्यू करेगा और 14 मई को पोलिंग होगी और उससे पहले उसी अंदाज में इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे अप्रैल के अंदर ही और फिर जो कैंपेन है वो स्टार्ट होगी। इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर था 22 मार्च का इसको वॉइड एब इनिशियो करार दिया है, यानी कि ये कभी जारी ही नहीं हुआ था, इसकी कोई हैसियत ही नहीं थी पहले दिन से। इसको सिर्फ गैर कानूनी करार दिया, कलअदम नहीं किया बल्कि रोज़े अव्वल से इसको खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। इसके साथ ही साथ जो
आर्टिकल 243 है उसका हवाला दिया, आर्टिकल 148 का हवाला दिया और कहा कि वफाकी हुकूमत हर तरह से मुआवनत यकीनी बनाए, फंड्स भी जारी करे और सिक्योरिटी पर्सनल भी, चाहे वो फौज के हों, चाहे रेंजर्स के हों, चाहे वो FC के हों या दीगर पैरामिलिट्री फोर्सेज हों, इलेक्शन कमीशन की ज़रूरत के मुताबिक उनकी फरहमी को यकीनी बनाया जाए और वफाकी और सूबाई हुकूमतें हर लिहाज से पाबंद होंगी ताउन करने की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ अंडर आर्टिकल 220 भी और दीगर जो दफात आइन का उनका भी हवाला इस फैसले के अंदर दिया गया सुप्रीम कोर्ट से। बहुत तफसील से आपने बता दिया और मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को ये जो हिदायत की गई 14 दिन डेट आगे करने की, ये चूंकि ये कुछ टाइम जाया हो गया, लिहाजा अदालत ने उसको जस्टिफाई ठीक है किया खालिद है साहब, और आपका 14 भी दिन का कमेंट आ गया और जुल्करनाइन इकबाल का भी कमेंट आ गया।